नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। आज का ये हमारा वीडियो उन श्रद्धालुओं के लिए है जो श्रद्धालु उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का अपना अक्टूबर माह में अपना प्लान कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सेवा आपको ऑनलाइन भी उपलब्ध है, आप घर बैठे भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं इस वीडियो में भी शेयर करने वाला हूं। और यदि आप किसी कारणवश अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं तो आप जब उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं तो हरिद्वार में भी पंजीकरण की सेवा उपलब्ध है, आप वहां पर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ऋषिकेश में काफ़ी बड़ा सेंटर है, काफ़ी बड़ा स्पेस है, तो वहाँ पर भी आप लोग आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। विशेषकर जो आपको इस समय अक्टूबर माह में यात्रा के दौरान कुछ आवश्यक चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे सभी चारों धाम काफ़ी ऊंचाइयों पर हैं और सभी धामों में अब धीरे धीरे जो तो ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। तो आपको सबसे पहले अपने पास कुछ आवश्यक चीज़ें रखनी बहुत ज़रूरी है, जैसे अपने गर्म कपड़े रखने बहुत ज़रूरी हैं, अपने पास कुछ दवाइयाँ रखनी बहुत ज़रूरी है। वैसे इस बार हर सेंटर में, हर केंद्र में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में या जहाँ जहाँ पर ऊपर हमारे सत्यापन केंद्र हैं, सभी केंद्रों पर आपके लिए निःशुल्क स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध है, निःशुल्क दवाएं आपके लिए उपलब्ध है। जैसे कि केदारनाथ धाम की अगर मैं बात करूं, कुछ लोगों को दमा होता है, कुछ लोगों को शुगर होता है, जो कुछ बीपी के मरीज हैं, ऐसे लोगों को बहुत सारी सावधानियाँ रखनी होती है। अपना किसी भी सेंटर में अपना चेकअप करवाएँ, अपनी कुछ निःशुल्क दवाइयाँ वहाँ से ले सकते हैं, तभी अपना यात्रा के लिए आप प्रस्थान कर सकते हैं। जब यात्री ऋषिकेश में आता है तो कुछ यात्रियों को ये मालूम नहीं होता है कि यहाँ से हम कौन से धाम जाएं या किस धाम पहले जाएं। तो यहाँ पर यात्री असमंजस में हो जाता है कि जैसे कि हमें चार धाम जाना है तो पहले कौन से धाम के लिए निकलना है, या कौन सा धाम हमारे लिए सूटेबल रहेगा, या कौन से धाम पहले जाने से हमारी यात्रा आसानी से हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ पर यात्रियों के हमारे सामने आते हैं। तो जो श्रद्धालु चार धाम की यात्रा करना चाहता है, एक साथ ही एक बार करना चाहता है, तो उनको मैं अपनी तरफ से एक सुझाव देना चाहूँगा। यदि आप चार धाम करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी यात्रा को यमुनोत्री से शुरू करें। पहले यमुनोत्री करें, फिर गंगोत्री करें, फिर केदार करें, फिर बद्री करें। उसके बाद चाहें तो बद्री से हेमकुंड भी पास में पड़ता है, आप हेमकुंड भी वहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो आपके पांचों धाम यहाँ से पूरे हो जाते हैं। कुछ श्रद्धालुओं का प्लान ऐसा होता है कि हमें सिर्फ दो धाम करना है। तो सबसे पहले तो आपको रूट समझना होगा, जो हमारा चार धाम का रूट है। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, सबसे पहले ये जैसे मैंने ये देखिए, यहाँ पे यमुनोत्री है, गंगोत्री है, केदार है, बद्री है और हेमकुंड है। ये इसी उसमें जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आप कैसे करेंगे? यमुनोत्री के पास में गंगोत्री है, गंगोत्री से जब आप निकलेंगे तो पहले आपको केदार पड़ेगा, यानी पहले रुद्रप्रयाग आएगा, रुद्रप्रयाग से आपको नज़दीक पहले केदार पड़ता है जाने के लिए आसान। फिर केदार से फिर आपको बद्री पड़ेगा, बद्री से जब आएंगे तो हेमकुंड पड़ेगा। अब कुछ श्रद्धालु सोचते हैं कि हमें जैसे दो धाम करना है, तो आप ऐसा प्लान करें, ये हमारा हेमकुंड है, बद्री है, केदार है, गंगोत्री है और यमुनोत्री है। अगर आप दो धाम ही गंगोत्री यमुनोत्री करना चाहें तो यमुनोत्री और गंगोत्री करिए, बद्री केदार करना चाह रहे हैं तो बद्री केदार करिए। लेकिन जैसे कुछ श्रद्धालु सोचते हैं कि मैं यहाँ से बद्री कर लूँ और बद्री के बाद सीधे गंगोत्री कर लूँ, लेकिन ये डिस्टेंस काफ़ी होता है। करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको ये देखना जरूरी है कि बद्री के पास केदार है, केदार के बाद गंगोत्री, गंगोत्री के बाद यमुनोत्री। तो इस तरह से जो आपको आसानी, मतलब किलोमीटर आपका बच जाता है, आपको सुविधा रहती है करने के लिए। तो आप बद्री कर लीजिए, फिर चाहे तो यमुनोत्री कर लीजिए, उसमें वो आपकी स्वेच्छा है। लेकिन अगर आप सरल रूप से, अगर आपको डिस्टेंस एक ये चाहते हैं कि ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ना हो और आसानी से यात्रा हो जाए, तो आप एक रूटीन में करें। जो धाम पास पास के हैं पहले उनको कर लीजिए, तो इसमें आपको आसानी रहेगी और आपको कम समय में आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऋषिकेश में कुछ श्रद्धालु आते हैं और उनको ये भी समस्याएं रहती है कि कहाँ से गाड़ी लेनी है, कौन सी गाड़ी हमारे लिए अच्छी रहेगी,
छोटी गाड़ी अच्छी रहेगी कि बस अच्छी रहेगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यात्रा को किस ढंग से करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से डेली सर्विस का यूज करूँ। डेली सर्विस भी यहाँ से हर धाम को जाती है, जैसे गंगोत्री को जाती है, केदार को जाती है, बद्रीनाथ को जाती है। और यमुनोत्री के लिए आपको वैसे यहाँ से डेली सर्विस आपको देहरादून से मिलती है जानकी चट्टी के लिए, तो आप देहरादून से भी यमुनोत्री की गाड़ी ले सकते हैं। और ऋषिकेश से आपको जो उत्तरकाशी तक की गाड़ी आपको मिल जाती है, उत्तरकाशी से भी आप यमुनोत्री के लिए निकल सकते हैं। तो ऋषिकेश से वैसे आपको हर जगह की गाड़ियाँ उपलब्ध हो जाती है। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हम किसी ऐसी गाड़ी को हायर करें कि जो चारों धाम हमको करवा के फिर ऋषिकेश में छोड़ दें, तो ऐसी गाड़ियाँ भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। इसके लिए आपको ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। और सबसे बड़ा जो सुझाव है आपके लिए, जब भी आप ऋषिकेश में आते हैं, किसी दलाल के चक्कर में न पड़े, किसी को बाहर कहीं पर पैसा न दें। जहाँ पर भी आप अपनी गाड़ियाँ बुक करवा रहे हैं तो कृपया काउंटर पर जाएं, उनके ऑफिस में जाएं, ऑफिस में पैसा जमा करवाएं, ऑफिस से रसीद लें। ये नहीं कि आपको कोई रोड पे मिलता है और आपको गाड़ी के बारे में बोलते हैं और आपने पैसा पकड़ा दिया, बुक करवा दिया। तो ऐसा आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, जैसे कि ये आपकी नासमझी होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी लापरवाही हो सकती है। इसके साथ साथ जब आप पहाड़ी रास्तों पर निकलते हैं तो कोशिश करें कि आपका जो जितना आपका प्लान है एक दिन कि हम कितना चल सकते हैं, तो कोशिश करें कि आप रात 8 बजे से पहले पहले जितना चल सकते हैं उतना ही चलें। रात का सफ़र ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पहाड़ी रास्ता होता है। कुछ प्लेन्स के जो ड्राइवर होते हैं उनको तो इतना अच्छा पहाड़ी का नॉलेज होता नहीं है और ऐसे रिस्क में निकलते रहते हैं, तो आपके लिए रिस्की भरा हो सकता है। कोशिश करें कि दिन में ही आप पहाड़ों का सफ़र अपना पूरा कर लें और सही टाइम पर निकलें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जब श्रद्धालु ऋषिकेश में आ जाते हैं तो श्रद्धालु को कुछ लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि हमें हेली टिकट कहाँ से करना होता है, कहाँ से सर्विस शुरू है, कितने की है। तो मैं आपको इसके बारे में अवगत करा दूँ कि जो हेली सर्विस आपको मिलती है उसका भी लिंक मैं वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। आपको अपना टिकट ऑनलाइन ही बुक करवाना होता है, और यदि आप काउंटर से बुक करवाना चाहते हैं, फिजिकल काउंटर से, तो ये फाटा में होता है और फाटा से ये बुक होता है। जो सर्विस चलती है गुप्तकाशी से चलती है, फाटा से चलती है, सिरसी से चलती है, ये केदारनाथ के लिए यहाँ से चलती है। और आप देहरादून से भी केदार के लिए, बद्री के लिए जो है सेवा चलती है, आप वहाँ से भी इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे सुरक्षित जो रास्ता आपके लिए है टिकट बुक करवाने का, वो ऑनलाइन ही रहेगा। वो आपकी सिक्योरिटी होती है कि आपको टिकट 100% मिल गया है। किसी के साथ साथ जो श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए गौरीकुंड सोनप्रयाग में घोड़े खच्चर और डंडी कंडी वाले उपलब्ध रहते हैं, उनके द्वारा भी आप कर सकते हैं। ज़्यादा सामान अपने पास ना लेकर जाएं, चढ़ाई का रास्ता है। और सोनप्रयाग से लोग सुबह 4 बजे 5 बजे से निकलना शुरू कर देते हैं। सुबह जितना जल्दी हो सकता है लोग पैदल चलने वाले सुबह ही निकलना चालू कर देते हैं। और घोड़े खच्चर भी आपको सुबह आसानी से मिल जाते हैं, तो इनसे भी आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। और ऐसे ही जानकी चट्टी में भी आपको घोड़े खच्चर भी उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ पैदल है चलने के लिए 5-7 किलोमीटर, और ऐसे केदार में 18-20 किलोमीटर केदार में भी है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अपने गर्म कपड़े अपने पास अवश्य रखें। अपने स्वास्थ्य की जांच ही करवा के ही केदार के लिए प्रस्थान करें। इस सभी सावधानियों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप अपनी यात्रा को आसानी से कर सकेंगे। इस यात्रा से संबंधित और जानकारी हम अपनी अगली वीडियो में देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अच्छा लगे हो तो लाइक करें, कमेंट करें। और यात्रा से संबंधित कुछ जानकारी यदि और आप हमसे चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं, हम उस पर भी आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे।